सलोनी अपनी सहेली तनु के घर गई होती है। तभी वहां सभी सहेलियां अचानक से ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है। तो फिर तय रहा, हम सब घूमने जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ जानवी, बहुत मजा आने वाला है इस ट्रिप पर। और तनु, तू भी आ रही है ना? अरे हाँ हाँ, जरूर आऊंगी मैं। और सलोनी, तू, तेरा भी तय है ना? वैसे तय तो है मेरा, लेकिन फिर भी एक बार मुझे मेरे पति और सास से पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी पूछ कर बता फिर हमें, क्योंकि उसके बाद ही सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, मैं 2-3 दिन में बता दूंगी तुझे। फिर अगले दिन राहुल सलोनी के हाथ में घर खर्च के लिए पैसे थमाता है। ये लो सलोनी, इतने पैसों में सारे खर्चे निपटा लेना, जैसे तुम हर बार करती हो, ठीक है? हाँ राहुल, वो मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना था। वो सबने मिलकर प्लान बनाया है, इसीलिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या? अरे वो सलोनी मैडम, कहाँ चली आपकी सवारी? कहीं भी घूमने वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब फालतू के खर्चे हैं। चुपचाप घर पर बैठ, और अगर तुझे जाना ही है तो घर वालों के साथ जा, बाहर वालों के साथ नहीं। पर माँ जी, मैंने कह दिया ना। अरे सलोनी, वैसे भी हम 2 महीने बाद गांव ही जा रहे हैं, तभी तुम वहां पर घूम लेना। चलो, अब मैं चलता हूँ। आज शाम को मटर पनीर बना देना, बहुत कमाल का बनाती हो तुम। और आज मैं घर जल्दी आऊंगा। ठीक है। सलोनी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल तो बस मुझे हमेशा घर खर्च के ही पैसे देता है, लेकिन इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि मेरे निजी खर्चे भी होते हैं। मुझे भी सहेलियों के साथ बाहर जाना है, पार्लर जाना है, नए नए कपड़े खरीदने हैं, नई चप्पल भी खरीदनी है। ना जाने आर्थिक रूप से मैं कब आत्मनिर्भर बनूंगी। सलोनी अब अपनी सहेलियों को घूमने जाने से मना कर देती है। क्या? अरे लेकिन तू क्यों नहीं आ सकती सलोनी? यार, तुझे हम बहुत याद करेंगे वहां पर। मैं समझ सकती हूँ यार, लेकिन मैं भी अब क्या करूँ? हालातों से मजबूर हूँ। जब हमें घूमने जाना है, तभी उस दौरान मेरे ससुराल में मेहमान आने वाले हैं और उनकी देखरेख करने के लिए मुझे यहीं पर रुकना होगा। ठीक है सलोनी, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जरूर चलना, ठीक है? अरे हाँ बाबा, अगली बार मैं पक्का आऊंगी। फिर एक दिन जब सलोनी आंगन में कपड़े सुखा रही होती है, तभी वो पड़ोस में रहने वाली किंजल को किसी का इंतजार करते हुए देखती है। अरे क्या हुआ किंजल? अरे सलोनी भाभी, वो दरअसल मैंने क्लाउड किचन से खाना मंगवाया था, लेकिन शायद ऑर्डर प्लेस होने में कुछ गड़बड़ हो गई और अब शायद खाना आएगा भी नहीं। लेकिन ये क्लाउड किचन क्या होता है? अरे भाभी, क्लाउड किचन में लोग घर बैठे बैठे खाने के ऑर्डर्स लेते हैं और उन्हें बनाकर डिलीवरी बॉय को देते हैं, जिसके बाद वो डिलीवरी बॉयज आपके घरों तक वो ऑर्डर पहुंचा देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। अच्छा किंजल, एक काम कर, अगर तेरा आज खाना नहीं आने वाला है तो तुम मेरे ही घर पर आकर खाना खा। वैसे भी माजी और राहुल दोनों अब सीधे रात में ही आने वाले हैं। वो किसी दूर के रिश्तेदार से मिलने गए हैं और अभी दोपहर में बहुत ज्यादा खाना बनाया था, इसीलिए बोल रही हूँ मेरे घर खाने पे आ जाओ। लेकिन भाभी, अरे क्या लेकिन किंजल, देख शर्माओ मत, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। फिर सलोनी किंजल को खाना देती है और उसे खाकर किंजल उसकी खूब प्रशंसा करती है। क्या बात है भाभी, बहुत ही लाजवाब खाना बनाती हो आप तो। वाह, मजा ही आ गया। धन्यवाद किंजल, ये लो शाही टुकड़ा, इसे भी खाओ। बहुत खूब भाभी। मैं क्या कहती हूँ, आप भी क्लाउड किचन का काम शुरू करो ना। घर बैठे आपको फोन पर ऑर्डर्स आएंगे और जो ऑर्डर आएगा उसके अनुसार आप वो खाना बना देना। फिर वो डिलीवरी बॉय आपसे वो ऑर्डर लेने आएगा
और फिर आपका ऑर्डर उस ग्राहक के घर तक पहुंचाएगा और इसमें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। अरे वाह किंजल, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। लेकिन दिन में तो मुझे बहुत काम होते हैं और माँ जी और राहुल भी मुझे ये सब नहीं करने देंगे। अरे उसमें क्या होता है भाभी, एक बार उनसे पूछ लीजिए। और अगर आप दिन में काम नहीं कर सकती तो रात में कीजिए ना। ऑर्डर्स तो हर घंटे आते रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सलोनी अब रात में चुपके से ऑर्डर लेने लगती है और वो रसोई का दरवाजा बंद करके सारा खाना बनाती है और डिलीवरी बॉय से कहकर पीछे की खिड़की से उसे खाना देती है। अरे वाह, 2 दिन में मैंने कितने सारे ऑर्डर कर दिए। अब मैं रोजाना ऐसे ही काम करूंगी। शुक्र है कि माजी और राहुल दोनों भी घोड़े बेचकर सोते हैं और इसीलिए उन्हें कुकर की सीटी का आवाज भी सुनाई नहीं देता, वरना तो गड़बड़ ही हो जाती। लेकिन एक दिन चेतना रात में खाना ही नहीं खाती। तभी उसे रात के 2 बजे बहुत भूख लगती है। हे भगवान, मुझे रात में खाना खा लेना चाहिए था। अब मैं क्या खाऊं? रसोई में तो कुछ भी बचा नहीं होगा। फ्रिज में तो बस वो आइसक्रीम ही बची है। एक काम करती हूँ, वही खा लेती हूँ। हाँ। अब चेतना रसोई की तरफ जाने लगती है और तभी सलोनी को उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। हे भगवान, लगता है कोई रसोई की तरफ ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? इतना सारा सामान फैलाया है मैंने। क्या करूं, क्या करूं? फिर सलोनी फटाफट सारा सामान समेट लेती है और रसोई का दरवाजा खोलकर पानी पीने का नाटक करती है। अरे सलोनी बहू, तू इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही है? बहुत प्यास लगी थी माँ जी, इसीलिए पानी पीने चली आई। अरे लेकिन ये सब क्या है? रसोई में इतना धुआं धुआं सा क्यों है और इतना गर्म क्यों लग रहा है यहाँ पर? तूने कुछ पकाया था क्या? वो माँ जी, मैंने अभी अभी चावल पकाए थे। वो मुझे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी थी, तो इसीलिए सोचा कि चावल ही पकाकर खाऊं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे सारे चावल खत्म हो गए क्या? हाँ माँ जी, वैसे मैंने थोड़े ही चावल लगाए थे और मुझे भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए सारे खत्म हो गए। अच्छा ठीक है, अब तो मुझे आइसक्रीम खाकर ही अपनी भूख मिटानी होगी। फिर चेतना आइसक्रीम लेकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद सलोनी राहत की सांस ले पाती है और अपना काम फिर से शुरू करती है। सलोनी अब अपने रात के क्लाउड किचन वाले काम में दिन ब दिन तरक्की करने लगती है। उसे हर घंटे ऑर्डर्स आते हैं। फिर एक रात, अरे सलोनी, कल मुझे ऑफिस को छुट्टी है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को हम साथ मिलकर टीवी पे मस्त पिक्चर देखेंगे। आओ ना। क्या? हे भगवान, आज तो मुझे अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। पूरे 10 लोगों का खाना बनाना है और ऐसे में राहुल मुझे साथ बैठने के लिए कह रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ सलोनी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं राहुल, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आराम करना चाहती हूँ। दिन भर काम करके बहुत थक गई हूँ ना। अरे यार, रोज थोड़ी ना हम साथ बैठकर टीवी देखते हैं और मैं तुम्हें थोड़ी ना कोई मेहनत करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे साथ बैठकर बस टीवी ही तो देखना है। प्लीज बैठो ना सलोनी। अच्छा ठीक है राहुल, मैं अभी तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बना कर लाती हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे वाह, क्या बात है, लाओ लाओ, जल्दी बना कर लाओ। फिर सलोनी रसोई में जाकर फटाफट से हॉट चॉकलेट बनाती है। राहुल जब जब ये हॉट चॉकलेट पीता है तब उसे नींद आ जाती है। माफ करना राहुल, लेकिन तुम्हारे साथ टीवी देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पर मेरे लिए मेरा काम भी जरूरी है और आज का ये बड़ा ऑर्डर मैं अपने हाथ से नहीं गवा सकती। फिर सलोनी राहुल को हॉट चॉकलेट देती है, जिसे पीने के थोड़ी देर बाद में पिक्चर देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। और उसके बाद सलोनी अपना बड़ा ऑर्डर पूरा करती है। रात भर जाग जाग कर काम करने के कारण अब सलोनी दिन में भी बहुत सोने लगती है
ऐसे ही एक शाम, बहू, अरे ओ बहू, अरे तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? बहू, बड़ी अजीब बात है, एक ही नहीं है घर पर। फिर जब चेतना सलोनी के कमरे में जाती है तब वो उसे खराटे मारते हुए सोते देखकर हैरान रह जाती है। अरे ओ बेवकूफ लड़की, उठ जा। अरे माँ जी, आप यहाँ? हे भगवान, 6 बज गए। अरे बेशरम लड़की, 2 बजे से तेरा कमरा बंद है, मतलब तू 2 बजे से सोई पड़ी है। अरे तुझे तो अच्छे से पता है कि मुझे शाम की चाय 5 बजे लगती है। माफ कीजिए माँ जी, पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। वह सुबह जल्दी उठी थी ना, इसीलिए दोपहर में खाना बनाने के बाद नींद आ गई। आजकल तेरा क्या चल रहा है मेरे तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। बस दिन भर उबासियां देती रहती है, हर वक्त नींद में ही रहती है, मानो जैसे कई रातों से सोई ही नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं सुबह सुबह जल्दी उठने लगी हूँ ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। माफ कीजिए माँ जी, आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पागल लड़की, ये तू क्या कर रही है? तुझे अपनी हरकतों पर काबू रखना होगा, वरना ऐसे तो माँ जी और राहुल को शक होने लगेगा। फिर एक दिन जब चेतना राशन की लिस्ट बना रही होती है तभी वो घर में पड़े राशन को चेक करती है और देखती है कि राशन काफी जल्दी खत्म होने लगा है। अरे बहू, तू तो इतना खाना बनाती भी नहीं है। हर महीने राशन पूरे 30 दिनों तक टिका रहता है, लेकिन इस महीने राशन 20 दिनों में ही कैसे खत्म हो गया? क्या पता माँ जी, कि राशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। मैं तो सारा खाना आपके सामने ही पकाती हूँ और आपको तो अच्छे से पता है कि मैं कितना कम राशन इस्तेमाल करती हूँ। अरे तो फिर इतना राशन खत्म कैसे हो गया? चेतना अब सोच में पड़ जाती है और तभी सोलोनी चुपके से अपने लिए राशन अलग से खरीद के लाती है और उसे रसोई में एक कोने में छुपा देती है। हे भगवान, मेरे दिमाग में तो राशन का ख्याल आया ही नहीं। अब से मैं अपने काम के लिए लगने वाला सामान अलग से ही लेकर आऊंगी ताकि घर का राशन इस्तेमाल करने के कोई नौबत ना आए और माँ जी को शक भी ना हो। फिर एक सुबह चेतना को पड़ोस की शांति मिलती है जो उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर चेतना चकित हो जाती है। क्या? हाँ चेतना, तुम्हारे घर की रसोई की लाइट रात भर चालू रहती है। मेरे ये रात के 2 बजे नाइट शिफ्ट के लिए निकलते हैं, तभी मैं देखती हूँ 2 बजे हो, 3 बजे हो या फिर 4 बजे पूरी रात रसोई की लाइट जलती रहती है। ऐसा क्यों भला? चेतना शांति को कोई जवाब नहीं दे पाती और उसे अब अपनी बहू की हरकतों पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उस रात सोती ही नहीं और वो रसोई की खिड़की से सलोनी को खाना बनाते हुए देख लेती है। माँ जी, आप? हाँ मैं। दरवाजा खोल रसोई का। फिर सलोनी दरवाजा खोलती है और चेतना की चिल्लाहट से राहुल भी जाग जाता है। वो दोनों सलोनी के काम के बारे में जानकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। सलोनी, तुमने हम दोनों से इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई और ये रात में खाना बनाने का काम क्यों शुरू कर दिया? अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे तुझे ये सब काम करने की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ जी, क्योंकि मुझे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है। आप दोनों मुझे बस घर खर्च के ही पैसे देते हो, लेकिन मेरी भी तो कुछ इच्छाएं होती है, जरूरतें होती है। बाहर घूमना हो, कुछ खरीदना हो, तो बस मुझे आप दोनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आखिर कब तक माँ जी? आप दोनों की निजी खर्चे नहीं होते क्या? होते हैं ना। आप तो हर महीने 3 से 4 नई साड़ियाँ खरीदती हो, तो मैं क्यों ना खरीद? तो मुझे भी तो खरीदनी होती है। आप दोनों अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हो, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या? इसलिए मैंने यह काम शुरू कर दिया। दिन में तो आप दोनों मुझे कोई काम नहीं करने देते, इसलिए मैंने रात में करना ही सही समझा। सलोनी की ये बातें सुनकर चेतना और राहुल शर्मिंदा हो जाते हैं। बहू, हम दोनों को माफ कर दे,
हमने तुम्हारी भावनाओं को और तुम्हारी जरूरतों को कभी नहीं समझा। हाँ सलोनी, सच में दिल से माफी मांगता हूँ, लेकिन अब से मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। नहीं राहुल, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे अपना काम करने दो, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और अपने काम में आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर चेतना और राहुल दोनों भी सलोनी को उसका काम करने की अनुमति देते हैं, जिसके बाद वो रात की रसोई बंद करके दिन में ही अपना क्लाउड किचन का काम करती है और खूब तरक्की करती है। पीयूष अपनी 2 बीवियां अनाया और टीना के साथ रहता है। एक दिन की बात है जब पीयूष बहुत बीमार होता है। पीयूष बेबी, ये देखो, मैंने खास यूट्यूब पे देखकर तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट सूप बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी है और इसे खाने के बाद तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। अगर ये तुम्हारा घटिया सूप पीने से मेरे जानू की तबीयत ठीक हो जाती तो फिर डॉक्टर ने गोली क्या अचार डालने के लिए दी है क्या? बेवकूफ कही की। टीना, ज्यादा मुंह मत चलाओ। ये दवाई लाकर तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। तुम अगर मेरे बेबी से सच्चा प्यार करती ना तो तुम भी उसके लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओ जस्ट शट अप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे जानू के लिए क्या सही रहेगा। जानू, चलो उठो, बैठकर ये लाल गोली खाओ। अरे ओ पागल खाने से छूटी हुई दिमाग से पैदल औरत, उसे अभी लाल गोली नहीं देनी है, बल्कि ये पीली वाली गोली देनी है और ये लाल वाली गोली रात में देनी है। अरे तुम चाहे कितना भी नाटक करो, हो तो तुम मंद बुद्धि है। अबे ओ भूतनी, ज्यादा दांत मत दिखा, वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। खुद को ज्यादा शानी मत समझ। पीयूष बेबी को अभी ये लाल वाली गोली ही देनी है, समझ गई ना? नहीं, ये रात को देनी है, अभी इसे पीली वाली देनी है। अरे चुप रहो तुम, मैंने कहा ना लाल वाली देनी है, नहीं पीली वाली, लाल वाली। अरे बंद करो अपना ये लाल पीली वाला तमाशा। एक गोली के लिए तुम दोनों इतनी बहसबाजी कर रही हो। अरे इतना झगड़ने से अच्छा तो यही होगा ना कि तुम दोनों उस प्रिस्क्रिप्शन में देख लो कि डॉक्टर ने उसमें क्या लिखा है। तुम दोनों में तो इतनी सी भी अक्ल नहीं है। 2 बीवियां होने के बावजूद भी मेरा तो कोई फायदा नहीं है। क्या फूटी किस्मत लाई है मैंने। देखो जानू, यही कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, बेवकूफ कही की। अबे ओ पगलेट, ये देख, पीली गोली ही देनी है। बढ़िया है पीयूष बेबी की बेबी कहने वाली। बोल मत, मैं इसकी पहली बेबी हूँ और मैं हर एक काम में हमेशा तुझसे आगे ही रहूंगी। गधी कही की। अनाया और टीना दोनों भी पीयूष के सामने खूब लड़ती है। फिर एक दिन जब टीना और पीयूष की एनिवर्सरी होती है, तभी हैप्पी एनिवर्सरी जानू, आई लव यू सो मच। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट प्लम केक बनाया है और ये सारी सजावट भी मैंने ही की है। अरे वाह टीना, ये सजावट तो वाकई में बहुत सुंदर बनी है। क्या कमाल का केक बनाया है तुमने। सच में टीना, मजा ही आ गया। बाय द वे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर। ओ माय गॉड, वाओ पीयूष, ये तो वही ब्रांडेड पर्स है जो मुझे कब से चाहिए थी, और ये डायमंड रिंग। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच पीयूष जानू, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। यू आर मोस्ट वेलकम टीना। फिर पीयूष बाद में जब अनाया के पास जाता है, तभी वह कमरे में मुंह फुलाकर बैठी होती है। अरे अनाया डार्लिंग, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम तो चुप ही रहो बेबी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमारी एनिवर्सरी पर तुमने बस मुझे छोटे मोटे तोहफे दिए थे, लेकिन उस कागड़ी टीना को तुमने आज हीरे की अंगूठी दी है और महंगी पर्स भी। ये तुमने बहुत गलत किया है। तुमसे मैंने कितना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया है? ये आंसू। ओफो मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाता हूँ। फिर तुम्हें जो भी खरीदना है और जितना भी खरीदना है खरीद लो, पर प्लीज यार मुझसे ऐसे रूठ कर मत बैठो। देख लो अभी वक्त है, मैं खुद के लिए डायमंड का नेकलेस लूंगी। अरे ठीक है बाबा, ले लो। अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर पीयूष अनाया को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। अगले दिन क्या हुआ टीना, आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया और तुम्हारा ये चेहरा भी कितना उतरा हुआ लग रहा है। क्या बात है बेबी? चुप रहो पीयूष, और ये अच्छेपन का नाटक मेरे सामने मत करो और चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे कल मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने क्या किया? हमारी एनिवर्सरी के दिन पर तुम मेरी सौतन को घुमाने लेकर गए। मेरे इस नाजुक से दिल पर घाव देते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? कोई इतना नालायक और बुज़दिल कैसे हो सकता है भला? ओह गॉड टीना, अनाया भी मुझसे रूठ गई थी, इसीलिए मैं उसे शॉपिंग के लिए लेकर गया था। अच्छा बाबा सॉरी, अब मुझ पर ऐसे गुस्सा मत रहो यार। वो सब तो ठीक है पीयूष, लेकिन तुम्हें हमारी एनिवर्सरी का दिन ही मिला था क्या? अरे एनिवर्सरी साल में एक ही बार आती है और मुझे अब तुम्हारी कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। उसे तो तुमने मेरे से भी डबल ट्रिपल शॉपिंग कराई और मुझे तो तुमने बस अंगूठी और पर्स ही दिलाई। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी अभी शॉपिंग करनी है। अच्छा बाबा ठीक है, ये लो, ये कार्ड रखो अपने पास और तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। आज मेरी बैक टू बैक इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, इसीलिए मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। लेकिन हाँ, अनाया को बताना मत इस कार्ड के बारे में, वरना वो भी वापस भड़क जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं उसे, और थैंक यू सो मच बेबी। फिर पीयूष वहां से चला जाता है और टीना फौरन अनाया के पास आती है। ये देखो अनाया, पीयूष मुझे कार्ड देकर गया है और इससे हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। वैसे कल रात को तुमने क्या क्या शॉपिंग की? बहुत सारी टीना, मजा ही आ गया। चलो अच्छी बात है, अब ज्यादा देर ना रुकते हुए हमें बाहर शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए और आते वक्त मूवी भी देखेंगे। ऊपर से हमारी स्पा की भी अपॉइंटमेंट है ना। हाँ टीना, मैं अभी 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, फिर चलेंगे हम बाहर। फिर टीना और अनाया दोनों साथ में घूमने के लिए चली जाती है और ढेर सारी शॉपिंग करके वो दोनों खूब एंजॉय करती है। वाव यार, आज तो एकदम अलग ही लेवल का मजा आ गया। बस पीयूष को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों उसके सामने लड़ती झगड़ती है और बाकी टाइम पर एकदम पक्की सहेलियां बनकर रहते हैं। हाँ यार टीना, मुझे भी उसी बात का डर है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों सौतन होने के बावजूद भी इतनी अच्छी सहेलियां बन चुकी है, तब वो हम दोनों को भाव ही नहीं देगा। हमें उसे पता लगने ही नहीं देना चाहिए कि हम दोनों उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए हैं और बाकी कुछ नहीं। फिर एक दिन अचानक से उनके घर पर अनाया और टीना की ननद सास रंजना आती है और वो थोड़े ही दिनों में दोनों बीवियों का रवैया समझ जाती है। ये तो बड़ी अजीब बात है, छोटे की दोनों भी बीवियां उसके सामने ही लड़ती झगड़ती है, लेकिन बाकी के समय तो एक साथ सारे काम करती है और आपस में भी अच्छे से बात करती है। कहीं ये दोनों उसके साथ सिर्फ उसकी दौलत के लिए तो नहीं है ना? शायद यही बात है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि मैं इनकी ननद सास हूँ और मैं इन दोनों का कभी सौतन कभी सहेली वाला ये ड्रामा खत्म तो करके ही रहूंगी। फिर रंजना दोनों के पास चली जाती है। अनाया टीना, तुम दोनों अपने पति से बेशुमार प्यार करती हो और ये बात हम सब जानते हैं, इसीलिए अब तुम दोनों को अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखना होगा और ये हमारे में रिवाज है। ये व्रत हर साल गर्मी के मौसम में आता है और हाँ, निर्जल व्रत रखकर तुम्हें दिन भर में कम से कम 15 पकवान बनाने होंगे जो तुम शाम को भगवान को भोग चढ़ाओगी और फिर उसके बाद में अपने पति का खाना होने के बाद ही खाओगी। क्या? निर्जला व्रत और उसमें भी 15-15 पकवान बनाने होंगे?
अरे इस व्रत के बारे में सुनकर ही मेरे पसीने छूट रहे हैं, तो फिर मैं इसे कैसे रख पाऊंगी? अरे जब देखो तब उसके सामने लड़ती झगड़ती रहती हो, उससे प्यार करने का इतना दावा भी करती हो, और जब तुम्हें अब अपने प्यार को सिद्ध करने का अवसर मिला है तब तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुम दोनों को अपने पति परमेश्वर के लिए ये व्रत रखना ही होगा। उन दोनों के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उन्हें वो व्रत रखना ही पड़ता है। और वो दोनों निर्जल व्रत रखते हुए 15 पकवान बनाने में जुट जाती है। अब मैं भी देखती हूँ कि इन दोनों को मेरे भाई से कितना प्यार है। यार टीना, यहाँ तो एक पकवान बनाकर ही मेरी टाइट फिश हो चुकी है, फिर हम 15 पकवान कैसे बना पाएंगे? हाँ अनाया, हमें पीयूष की जान की कोई परवाह नहीं, बस उसके पैसों से मतलब है। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पी ही लेते हैं, वैसे भी रंजना दीदी को क्या ही पता चलेगा। हाँ टीना, ये बात तो तूने एकदम सही कही, पी लेते हैं थोड़ा पानी। फिर अनाया और टीना दोनों चुपके से पानी पी लेती है और इस पूरे हादसे को रंजना अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद वो रात को पीयूष को ये वीडियो दिखाती है। और पीयूष अपनी दोनों बीवियों की सच्चाई देखकर हैरान रह जाता है। देख रहा है ना छोटे, जो तू इतने लंबे समय से पहचान और जान समझ नहीं पाया, वो मैंने यहाँ पर आकर एक हफ्ते में ही पहचान लिया, और इसीलिए दोनों की प्रेम की परीक्षा ली। लेकिन इन दोनों ने अपने मुंह से ही अपनी सच्चाई उगल दी है। देख रहा है ना इस वीडियो में? हाँ दीदी, ये टीना और अनाया ने मेरे साथ सही नहीं किया है, अब तो मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। फिर अगले ही दिन पीयूष अपनी तीसरी बीबी के साथ घर आता है और उसे उस लड़की के साथ देखकर टीना और अनाया चौंक जाती है। ये कौन है जानू? हाँ बीबी, बताओ ना, ये कौन है? मुझे तो टेंशन हो रही है। अरे मेरा भाई क्या बताएगा तुम्हें, मैं ही बताती हूँ। ये मेरी तीसरी भाभी है, यानी छोटे की तीसरी बीवी। स्वागत नहीं करोगी क्या अपनी नई सौतन का? क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया बेबी, तुमने मुझे और टीना को धोखा दिया है। हाँ जानू, अरे तुम तो बेवफा निकले। अच्छा, तो मैं बेवफा हूँ, और उस बेवफाई का क्या जो तुम दोनों ने मेरे साथ की है? तुम दोनों को अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो वीडियो, इसमें मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई। फिर पीयूष उन दोनों के सामने वो वीडियो प्ले करता है और उसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाती है। तुम दोनों को बस मेरे पैसों से ही मतलब है ना, इसीलिए मैंने तीसरी शादी की। अब तुम दोनों को ना मेरी जिंदगी में रहने की जरूरत है और ना ही मेरे घर में। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं जानू, प्लीज ऐसा मत बोलो, हमें माफ कर दो। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज ऐसा मत करो। हाँ बेबी, हमें माफ कर दो, प्लीज बेबी। अरे तुम दोनों ने मेरे साथ जो भी किया है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दूंगा। और तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मेरे उसूलों से चलना होगा। और जैसे तुम दोनों कभी सौतन कभी सहेली बनकर रहती आई हो, वैसे ही इसे भी अपनाना होगा, इसे भी अपनी सहेली बनाना होगा। बोलो, हे मंजूर? ठीक है बेबी, जैसा तुम कहो। हाँ जानू, हमें बस खुद से अलग मत करो, हम इसे भी अपने साथ प्यार से रखेंगे। और इस तरह से अंत में तीनों सौतनें साथ में एक साथ प्यार से रहने लगती है, और उन तीनों को भी पीयूष के हिसाब से ही चलना पड़ता है। कविता अपनी बहू साक्षी के साथ रहती है। वो दोनों दिन रात बस घर के कामों में ही लगी रहती है। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, सुनिए ना विवान के पापा, वो थिएटर में धर्मेंद्र और शबाना आजमी की पिक्चर आई है, चलो ना साथ में देखने चलते हैं। बड़े दिन हो गए, हम दोनों साथ में कहीं नहीं गए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना कविता, या कहीं पर भूल कर आई हो? अभी क्या तुम जवान हो गई हो क्या, जो तुम्हें बुढ़ापे में थिएटर में जाने का चस्का लगा है? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें ये सब कहते हुए? अरे लेकिन इसमें कैसी शर्म, जो देखना है चुपचाप घर पर बैठकर देखो।
हम कोई जवान प्रेमी प्रेमिका नहीं रहे जो थिएटर में जाकर पिक्चर देखे। आई बड़ी। अरे लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनिए। कविता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। फिर अगले दिन, ओफो, ये पराठा देखो साक्षी, इसे तो तुमने आधा जला ही दिया है। आधा कहाँ जला है, थोड़ा सा ही तो जला है, और उतना तो नॉर्मल होता है। तुम बाकी का पराठा खा लो ना। नहीं, मुझे नया पराठा दो, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ये कैसी जिद हुई विहान? ची 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 ची, इतनी फीकी चाय? अरे तनिक 2 चम्मच तो चीनी डाल देती। चखी नहीं थी क्या चाय तुमने कविता? जी चखी तो थी। तो फिर चाय ने अपने आप ही स्वाद बदल दिया क्या? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं अभी इसमें चीनी डाल देती हूँ। नहीं नहीं, अब तुम जाकर नई चाय बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। जाओ जाओ, जल्दी से चाय बना कर लाओ। अरे लेकिन। अरे क्या लेकिन लेकिन लगा के रखा है? तुम दोनों को तो घर में एक ही काम होता है, वो भी ठीक से नहीं कर पाती, और हम मर्दों को बाहर कितने सारे काम होते हैं। लानत है तुम औरतों पर। कविता और साक्षी ऐसे ही अपने पतियों से ताने सुना करती है और उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाती। उनके पति उनके साथ ठीक उसी तरह पेश आते हैं जैसे एक मालिक नौकरानी के साथ आता है। फिर एक दिन, आ गए तुम विहान। आज मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, लेकिन तुमने मुझे एक भी कॉल बैक नहीं किया। मैं पूरा दिन तुम्हारे कॉल का इंतजार करती रही। अरे मैं क्या तुम्हारी तरह फ्री बैठा हूँ क्या? वहां मुझे 100 काम होते हैं। अब मैं वहां पर जाकर भी तुमसे ही बात करते बैठूं क्या? अरे तुम्हें क्या है, बस खाना बनाओ और झाड़ू लगाओ। लेकिन मुझे और पापा को ऑफिस में ढेर सारे काम होते हैं, इसीलिए कॉल बैक नहीं किया। समझी तुम? विहान की बातों से साक्षी का मन बहुत दुखता है, लेकिन कविता की तरह वो भी अपने पति को कुछ नहीं बोल पाती। फिर एक दिन साक्षी और कविता दोनों मोहल्ले की औरतों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाती है। तभी उनके पति उस दिन जल्दी आ जाते हैं और उन्हें गर्मा गर्म समोसे और चाय बनाने को बोलते हैं। क्या? लेकिन पापा जी, विहान, हम दोनों तो बाहर जा रहे थे। हाँ, हम दोनों समोसे नहीं बना पाएंगे आज। हम औरतों का प्लान पहले से ही बना हुआ है। अरे ये घूमने फिरने में क्या रखा है? अपनी पतियों की सेवा करना तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए। और इतना बन ठन कर कौन जाता है बाहर? और नहीं तो क्या? अरे तुम दोनों के लिए पति का पेट भरना ज्यादा जरूरी है, या बाहर जाकर सैर सपाटा करना? अब अंदर किचन में जाओ और जो कहा है वही करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा साक्षी। बेचारी साक्षी और कविता दोनों को अपने घूमने जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है और रसोई में जाकर काम करना पड़ता है। फिर एक रोज साक्षी की तबीयत बहुत खराब होती है। साक्षी, चलो उठो, मुझे कड़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी से बना दो मेरे लिए। लेकिन विहान, मेरी तबीयत बहुत खराब है और इस हालत में मैं रसोई में काम कैसे कर पाऊंगी? बहानेबाजी बंद करो और चुपचाप जाकर रसोई में मेरे लिए कड़ी चावल बना। सुना नहीं तुमने? लेकिन विहान। क्या लेकिन विहान? अरे बाहर जाने के लिए तो बराबर तुम्हारी तबीयत एकदम चुस्त और दुरुस्त रहती है, लेकिन पति ने कुछ कह दिया तो तुम्हारी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तुम्हारे सारे नखरे और नाटक में अच्छे से समझता हूँ। मैं कोई नाटक नहीं कर रही विहान, मैं सच में बीमार हूँ। मेरा बदन बुखार से तप चुका है। हाँ तो थोड़ी ना तुम्हें कोई जंग लड़ने जाना है या कोई खून पसीना बहाने वाला काम करना है। जाओ जाकर कड़ी चावल बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी वहां पर कविता और रघुनाथ आते हैं। अरे निकम्मे लड़के, तुझे समझ में नहीं आता क्या? बहू की तबीयत कितनी खराब है और उसके बावजूद भी तू उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कह रहा है। माँ, ये मेरी और मेरी बीवी के बीच की बात है, इसीलिए आप दूर ही रहिए। चुप कर तू,
अरे बहुत सह लिया हम दोनों ने आपका, लेकिन अब नहीं। अब इस रसोई का ताला लग कर ही रहेगा। कविता बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ताला लाकर रसोई को लगा देती है। ये तुमने क्या कर दिया कविता? मैंने जो भी किया है एकदम सही किया है। आप दोनों को हमारी कदर ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आप दोनों को तो बस अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। इसीलिए आज के बाद आपको हमारी तरफ से कुछ खाने को नहीं मिलेगा। इस घर में अब रसोई में खाना बनेगा तो केवल बहू और मेरे लिए होगा। क्या? हाँ विहान, तेरे इन बहरे कानों ने पहली बार कुछ सही सुना है। अब से तुझे और तेरे पापा को आज के बाद इस घर में कोई खाना नहीं मिलने वाला। जाओ, जहाँ खाना मिलता है वहाँ खा लो, लेकिन अब बहुत हुआ, अब हम नहीं सहेंगे। विहान और रघुनाथ कविता के इस बर्ताव को देखकर एकदम चौंक जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों होटल से खाना मंगवाते हैं और खाते समय उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। ये देखो कविता, हम होटल का इतना बढ़िया खाना खा रहे हैं। चिकन टिक्का, तंदूरी और लॉलीपॉप भी है। आप दोनों को क्या लगा कि आप दोनों अगर धरने पर बैठोगी और रसोई में ताला लगा दोगी तो हम दोनों भूखे मरेंगे क्या? ये तुम दोनों की गलतफहमी है। तुम्हारे बिना भी हम खा सकते हैं, इसीलिए इतना उड़ो मत, समझे तुम? अरे खाओ खाओ, हमने भी मच्छी फ्राई और मटन बिरयानी बनाई है और वो भी एकदम मस्त बनी है। वाह माँ जी, क्या बिरयानी थी! आज तो खाने में मजा ही आ गया। हाँ बहू। अरे वाह, माँ के हाथ की मच्छी फ्राई तो एकदम कमाल की रहती है। विहान, अपने जज्बातों पर काबू रखो। इनके सामने ऐसे मत दिखाओ कि हम इनके खाने के बिना गुजारा नहीं कर सकते, और जो है वो चुपचाप खाओ। हाँ पापा। प्राण जाए पर ईगो ना जाए, सच में। लेकिन बहू, इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ माँ जी, आप एकदम सही कह रही हो। अब रघुनाथ और विहान दोनों रोज होटल का खाना मंगवाते हैं और उसी को खाते रहते हैं। वही साक्षी और कविता दोनों एक ही टाइम का खाना बनाती है, जिसके बाद वो रसोई को ताला लगाती है और रात के समय वो दोपहर का बचा हुआ ही खाना खाती है। वाह वाह बहू, क्या पराठे बनाए हैं तूने, एकदम लाजवाब। थैंक यू माँ जी। पापा, क्या कमाल के छोले भटूरे हैं ये, मजा ही आ गया खाकर। हाँ बेटा, सच में। ऐसे ही 3 से 4 दिन यूं बीत जाते हैं, लेकिन अब रोज रोज होटल का खाना खाकर विहान का खाने पर से मन ही उड़ जाता है। पापा, अब मुझसे ये होटल का खाना और नहीं खाया जाता, लेकिन घर के खाने की, या यूं कहो कि माँ और साक्षी के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। उसमें जो अपनापन और प्यार है वो ये होटल के खाने में नहीं है पापा। हाँ विहान बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जाने अनजाने में हम दोनों ने उनका दिल बहुत दुखाया है, उनकी ख्वाहिशों को मारकर और उनसे परायों जैसा व्यवहार करके उनका तो एक तरह से अपमान ही किया है। हाँ पापा, हमने उन्हें हमेशा ही नजरअंदाज किया है। उन्हें जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो हमने कभी नहीं दी, इसीलिए वो एक बार में ही हम पर इतने ज्यादा नाराज हो गए। अब तो मुझसे भी रहा नहीं जाता बेटा। भलाई तो इसी में होगी कि हम दोनों उनसे माफी मांगे। वो उस माफी की हकदार है, हमने ही गलत किया है। हाँ पापा। आखिरकार विहान और रघुनाथ को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। फिर वो दोनों साक्षी और कविता के पास जाकर उन दोनों से माफी मांगते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ साक्षी कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें नौकरानी की तरह नहीं रखूंगा, बल्कि बीवी बनाकर रखूंगा, अपने सर आंखों पर बिठा के रखूंगा। आई एम सॉरी साक्षी, हो सके तो मुझे भी माफ कर दो कविता। चाहते ना चाहते हुए भी मैंने कई बार तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे मन को मारा है, लेकिन अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। हमारी जितनी भी जिंदगी बची है तुम्हें वो सारी इज्जत और सारा प्यार दूंगा कविता। विहान के पापा,
आप दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। अरे हम तो आप दोनों के लिए रोज खाना बनाते थे। हमें लगा था कि आप 2 दिन में ही सुधर जाओगे और हमारे पास खाना मांगने लौट आओगे, लेकिन आपने तो पूरा 1 हफ्ता लगा दिया। विहान और रघुनाथ को ये सब सुनकर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। साक्षी और कविता उन्हें माफ कर देती है और रसोई का ताला खुल जाता है, जिसके बाद घर में सभी खा पीकर एक साथ खुशी से रहने लगते हैं।